ये टेबल आपको दिख रहा होगा, है ना? इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है? चलिए, इस टेबल में देखिए एक तरफ इनकम लेवल दिखाया गया है ना? यहाँ पर आय का स्तर Y और उपभोग की मात्रा जो है ये C है। अगर बंदे का इनकम 0 हो, कुछ नहीं कमाए, तो बताइए उसका खर्च होगा कि नहीं होगा? कोई बताओ कमेंट सेक्शन में, खर्च होगा कि नहीं? गुड इवनिंग भाई सभी को। खर्च होगा? अगर 0 इनकम है तो भी खर्च होगा। अरे भाई खाएगा ना, उपवास उस दिन नहीं कर लेगा, क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर 0 इनकम हो तो भी खर्च 0 नहीं होगा। उस खर्च को चाहे वो कर्ज लेके पूरा करे या जैसे करे, लेकिन पहले के बचत का खर्च करे, लेकिन खर्च करेगा। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया 0 इनकम पर भी 40 के बराबर खर्च, इतना तो मिनिमम होगा। तो ये यही इंटरसेप्ट टर्म है 40, स्वायत्त उपभोग, कि अगर इनकम 0 हो गया तो भी खर्च उसका होना ही है। ठीक है? अच्छा, अब जैसे जैसे उसका इनकम लेवल बढ़ेगा 100, 200, 300, 400, तो इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी उसका बढ़ता है। दोनों बात है, इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता है। ठीक है? इनकम बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ता है। अगर इनकम लेवल 0 हो जाए तो भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा। 0 इनकम लेवल पर जितना कंजम्पशन होगा वो क्या है? ए है, इंटरसेप्ट टर्म है। ये इसको कहते हैं हम लोग स्वायत्त उपभोग कहते हैं, है ना? ए कहते हैं स्वायत्त उपभोग। तो ये यहाँ 40 हो जाएगा। और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे जो है कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है? चलिए, तो जितना कंजम्पशन हो रहा है ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए उपभोग की प्रवृत्ति और बचत की प्रवृत्ति, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेव। ये क्या कहता है? आपने देखा जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है ना? उसी तरह जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता है। जैसे आइए पिछले टेबल पर, अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक कॉलम और बढ़ा लीजिए आप। ठीक है? देखिए 0 इनकम लेवल पर भी इसका उपभोग कितना है? 40 है ना? सेविंग कितना है? 0 है। यहाँ 100 का इनकम है तो 80 के खर्च है, बचत कितना हो गया? 20 के बराबर। 200 इनकम है तो खर्च कितना है? 120, 80 के बराबर बचत हो गया। 300 इनकम लेवल पर 160 खर्च है तो 140 के बराबर बचत हो गया। 400 पर 200 खर्च है तो 200 बचत। तो टोटल जो कंजम्पशन है वो सॉरी, टोटल जो इनकम है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग सी प्लस एस में डिवाइड हो जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और सेविंग भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, है ना? तो इसकी टेंडेंसी कैसी है? बढ़ने की है। चलिए, इसी पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो सेविंग का प्रोस्पेंसिटी टू सेव है ना, और प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम है। तो आय में वृद्धि जैसे जैसे होता है कंजम्पशन में वृद्धि होती है। और यह उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, कितना वृद्धि होगा कंजम्पशन में। इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ेगा ये प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है। और उसी तरह आय बढ़ने से उपभोग में जितनी वृद्धि होती है, कितनी होती है वो दिखाएंगे हम आपको। उसको कहते हैं प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, यानी उपभोग की प्रवृत्ति। और आय बढ़ने के साथ बचत भी बढ़ती है ना? बचत में भी वृद्धि होती है, उसको हम लोग कहते हैं बचत प्रवृत्ति, टेंडेंसी, प्रोस्पेंसिटी टू सेव। अब इस पर चलते हैं हम लोग। अगर प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पर चलेंगे तो ये दो तरह की मानी जाती है, या कहिए दो तरह की होती है। एक का नाम है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, है ना? उपभोग की औसत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम।
ये कितना होता है? ये होता है कि एपीसी जो हम लोग निकालते हैं, एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ये टोटल इनकम में से कितना खर्च हुआ, कंजम्पशन हुआ, और उसको वाई यानी इनकम से भाग दे देते हैं। उपभोग है ना, कितना खर्च हुआ और उसमें इनकम कितना था, आय स्तर कितना था, उससे हम लोग भाग देने से जो मिल जाता है वो एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम होता है। यानी कि एपीसी जो होगा सी बाई वाई होगा, है ना। ये किस पर डिपेंड करेगा? उपभोग की मात्रा बटे आय स्तर, है ना। उपभोग स्तर बटे आय स्तर। हम इसको एग्जांपल में आपको समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। एग्जांपल इसको लेकर चले, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का इनकम लेवल 200 करोड़, मान लीजिए किसी इनकम लेवल जो है 200 करोड़ का है और इसमें 140 करोड़ खर्च हो जाता है, तो इनकम कितना है? इनकम कितना है? 200 करोड़। खर्च कितना है कंजम्पशन? 140 करोड़ के बराबर। देखिए ये आय हो गया और ये हो गया उपभोग का स्तर, ठीक है। तो एपीसी जब निकालेंगे तो क्या होगा? कंजम्पशन में वो आय की मात्रा जो है उसे डिवाइड कर देंगे, तो 140 करोड़ वो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? टोटल इनकम से, 200 करोड़ से। कितना हो गया? कितना हो गया? 7/10 हो गया, 0.70 हो गया। तो एपीसी कितना होगा? 0.70, करने का मतलब अपने इनकम का वह 70% हिस्सा जो है खर्च कर देता है। चलिए उसी तरह से दूसरा होता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, एमपीसी, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं स्मॉल बी से। किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल बी से। एमपीसी कैसे निकालते हैं? देखिए आपने क्या देखा, जब इनकम चेंज होता है तो कंजम्पशन भी चेंज हो जाता है, यानी लो इनकम लेवल पर लो कंजम्पशन, इनकम जब बढ़ गया तो कंजम्पशन बढ़ गया। अब यहाँ पर है कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन कितना बढ़ा, यानी डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई हो जाएगा एमपीसी, जिसको हम लोग स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। यहाँ डेल्टा सी क्या है, डेल्टा वाई क्या है? देखिए डेल्टा सी जो है, डेल्टा सी ये है चेंज इन कंजम्पशन, है ना, और डेल्टा वाई जो है ये चेंज इन इनकम है ना, चेंज इन इनकम। यानी डेल्टा सी क्या हो गया? उपभोग में परिवर्तन, उपभोग में परिवर्तन, है ना। डेल्टा वाई क्या हो गया? आय में परिवर्तन, यानी आय में परिवर्तन। ये दो बातें। ये क्या हो गया? एमपीसी। इसको क्या डिनोट करते हैं? बी से। अब जो आपने देखा था कंजम्पशन फंक्शन जो होता है कितना होता है, कितना होता है कंजम्पशन फंक्शन? आपने क्या देखा? तो भोग फलन को क्या देखा था, और ये तो आपने देख लिया। आपने देखा था कंजम्पशन फंक्शन को, याद कीजिए पीछे में, कि y इज इक्वल टू ए, सॉरी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो ए यहाँ पर क्या था? स्वायत्त उपभोग था, कि भाई जीरो इनकम भी होगा तो भी खर्च होगा। बी यहाँ पर क्या था? एमपीसी, जो अभी आपने देखा, है ना। अभी आपने देखा कि बी क्या है। तो टोटल कंजम्पशन फंक्शन जो होता है ये सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, है ना। ये इस तरह से होता है। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या है। एक एग्जाम्पल लेके हमने आया कि मान लीजिए किसी इकोनॉमी में 200 करोड़ का इनकम है ना, और 200 करोड़ से जब इनकम बढ़ के 400 करोड़ हो जाता है, तो आय में परिवर्तन के कारण उपभोग व्यय जो है 120 से बढ़कर 220 करोड़ हो जाता है। इनकम जब 200 से बढ़कर 400 करोड़ होता है, तो कंजम्पशन 120 करोड़ से बढ़कर 220 करोड़ हो जाता है, ठीक है। तो एमपीसी बताइए कितना है? देखिए शुरुआती इनकम कितना है? 200 करोड़ का। नया इनकम कितना है? 400 करोड़ का। अब देखिए
शुरुआती कंजम्पशन कितना है? 120 करोड़ का। इनकम जब 400 करोड़ हो जाता है, कंजम्पशन कितना हो जाता है? 220 करोड़ का। ठीक है। आप बताइए कि इनकम कितना चेंज हुआ, यानी कि नए इनकम में पुराना इनकम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 में 200 गया तो 200 करोड़। और जो कंजम्पशन है कितना है? ये 220 करोड़ नया है, इसमें घटा दीजिए पुराना वाला 120, कितना हुआ? 80 करोड़। यानी कि जब आय का स्तर में 200 का चेंज हुआ तो कंजम्पशन में 80 करोड़ के बराबर चेंज हुआ। 80 चेंज हुआ जी, कितना हुआ? आज 100 220 है नहीं, 220 100 करोड़ होगा, माफ कीजिएगा, 100 करोड़ के बराबर चेंज होता था। यहाँ पर एमपीसी निकालना हमको कि एमपीसी कितना होगा। तो एमपीसी कैसे निकलता है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। डेल्टा सी यहाँ कितना है? 100 करोड़। डेल्टा वाई कितना, इनकम कितना चेंज हुआ है? 200 करोड़। तो एमपीसी कितना हो गया? 0.5 या 1/2, हाफ। तो इस तरह से हम लोग एमपीसी निकाल लेते हैं। अब अगर ये एक टेबल आपको हम दे रहे हैं, यहां से आप बताइए कि एपीसी और एमपीसी कितना होगा। ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको, अभी जो आपने पढ़ा, और जो एग्जाम्पल आपने देखा था उसी एग्जाम्पल को भी हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है। देखिए, 100 पर 80 के बराबर कंजम्पशन है, तो एपीसी कितना होगा? सी बटा वाई, यानी 80 बटा 100 कर दे तो 0.8। ये सी बटा वाई 160 बटे 100 कर दे, सॉरी 200 है तो 0.8। 300 बटे 200, 300 पर 210 कंजम्पशन है, तो सी बटा वाई हो गया, तो कितना हो गया? 7 10, 0.7, यही हुआ। 400 इनकम पर 250 खर्च है, तो 250 बटा 400 कितना हो जाएगा? इसको आप लिख लीजिए अपने से। एमपीसी निकालिएगा तो क्या होगा? यहां से यहां आने में इनकम कितना चेंज हुआ? कितना? 80 के बराबर। इन सॉरी, कंजम्पशन चेंज हुआ, इनकम कितना चेंज हुआ? 100 के बराबर। तो कितना हो गया ये? 0.8, सॉरी माफ कीजिएगा, 0.8 नहीं होगा, यहां पर आपका हो गया कितना हो जाएगा? ओ, गड़बड़ हो गया। चलिए, यहाँ पर उपभोग को रखते हैं, यहाँ आय स्तर है, और यहाँ पर अगर हम रखें तो क्या रखें? एपीसी को रखते हैं जो सी बटा वाई के बराबर है, और एमपीसी को यहाँ रखते हैं जो डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई के बराबर है ना। चलिए, अब इसको यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे हम लोग कि कितना कितना क्या है। यहाँ अ, 100 इनकम लेवल पर 80 खर्च था, 200 पर 100 कितना था? 40 था, और 300 पर जो है 180 के बराबर था, और 400 पर 200 के बराबर था। उस हिसाब से अपने एपीसी को निकाल दिया था। 400 पर 200 था जी, हाँ, तो 0.5। अब यहाँ पर से अगर यहाँ देखिए इनकम चेंज और कंजम्पशन चेंज, तो इनकम कितना चेंज हुआ, कितना के बराबर? कंजम्पशन, इनकम 100 के बराबर, कंजम्पशन कितना? 60 के बराबर, तो 0.6 कह सकते हैं इसको आप। तो ये 0.7 होगा ना, 160 बटे 2, अच्छा 140 से है ना, 0.7, ठीक। तो कितना हो गया? अगर इस हिसाब से देखेंगे एमपीसी तो 0.6 हो गया।
अगर ये 300 यहाँ से यहाँ देखिए कितना 60 के बराबर, इनकम कितना के बराबर 100 के बराबर, ये भी 60/100 हो गया, तो 0.6। यहाँ से देखिए यहाँ इनकम कितना चेंज हुआ 100 के बराबर, यहाँ से यहाँ ये कितना चेंज हुआ 20 के बराबर, तो 0.2 एमपीसी। तो एपीसी और एमपीसी दोनों ही निकल गए, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं एपीसी और एमपीसी, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर फिर इसको आप इसको जो है आप खुद ही बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या है, मैं लिख दूंगा इसको, आपने समझ लिया। यहाँ पर यहाँ पर एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इनकम लेवल को, ठीक है, वाई, दूसरे कॉलम में उपभोग को लिखेंगे सी, और तीसरे में एपीसी को लिखेंगे, और चौथे में एमपीसी को लिखेंगे। और आपको यहाँ बताना है कि दोनों क्या है, और हम जितना लिखते जा रहे हैं उसी में आप जो है कैलकुलेशन करते चले जाइए, और सीधा हम आंसर आपको बताएं कितना होगा अलग अलग इनकम लेवल पर। अगर आपने इसको देखा है तो मैं सेम सवाल भी दोहरा सकता हूँ, और दूसरा सवाल भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। इनकम लेवल मान लीजिए कितना से स्टार्ट करें, 100, 200, 300 और 400, या 500 भी कर सकते हैं। कंजम्पशन जो है यहाँ मान लीजिए 80 है, या 140 है, मान लीजिए 240 है, या इस तरह से कुछ भी एग्जांपल, आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। 180 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, और मान लीजिए 300 ले लीजिए। अब आप खुद ही निकालिए और बताइए कि एपीसी एमपीसी कितना होगा। आप इसको कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट में डालते जाइए। हम यहाँ पर आपका कमेंट देख रहे हैं कि आप क्या क्या आंसर आएगा। क्या अभी तक हालांकि आंसर किसी का नहीं आया है। देखिए एपीसी कैसे निकालते हैं, C/Y, एमपीसी कितना, डेल्टा C/डेल्टा Y, ये आपको पता है कि क्या है। तो उस हिसाब से अगर निकालिएगा तो C/Y, तो C 80 है, तो सीधा 80/100 है, 0.8 हो गया। ये 140/200 हो गया, तो हो गया कितना 7/10, यानी 0.7 हो गया। ये 180/3 हो जाएगा, 300, है ना, तो हो गया कितना 6/10, तो 0.6। इसी तरह यहाँ आइएगा कितना हो जाएगा 200/400, यानी 0.5। ये कितना हो जाएगा 300/500, उस हिसाब से 0.6, जो डेटा उसके अकॉर्डिंग। एमपीसी अगर निकालिएगा तो ये खाली जाएगा। अब देखना होगा कि यहाँ से यहाँ कितना कंजम्पशन चेंज हुआ, इनकम कितना, कंजम्पशन कितना चेंज हुआ 60 के बराबर, इनकम कितना चेंज हुआ 100 के बराबर, तो 0.6 क्या निकला एमपीसी। सेम आप यहाँ भी निकालिए, इनकम 100 चेंज हुआ, कंजम्पशन कितना कितना के बराबर, हाँ 40 के बराबर, तो 0.4 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कितना हो गया 20 के बराबर कंजम्पशन, और इनकम 100 के बराबर, है ना, तो ये कितना 0.2 कह सकते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए 100 के बराबर कंजम्पशन चेंज हुआ, ये 400, सॉरी माफ कीजिए, ये भी 100 है, तो ये 1 है। अधिकतम 1 हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एमपीसी अधिकतम 1 हो सकता है, अधिकतम मैक्सिमम, है ना, लेकिन जो है मैक्सिमम जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों क्यों नहीं जाएगा हम भी बताएंगे। इसलिए इस डेटा को थोड़ा सा आप बदल लीजिए, 280 कर लीजिए, है ना, तो ये कितना चेंज हुआ 80/100। बताएंगे क्यों नहीं होता है, एग्जैक्ट में भी हो सकता है कभी काल, कभी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलिए अब ये हो गया। अब जो बचत प्रवृत्ति है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सेविंग प्रोस्पेंसिटी टू सेव क्या है, कंजम्पशन को आपने देख लिया, सेव क्या है। आपने देखा था अभी जो हमने टेबल पहले लिखा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ता है ना। तो जो सेविंग है ना, ये फंक्शन होता है इनकम का, कंजम्पशन भी फंक्शन होता है इनकम का, दोनों ही फंक्शन है इनकम का। कौन कौन, कंजम्पशन और सेविंग दोनों ही। और जितना इनकम ज्यादा होगा सेविंग भी उतना ज्यादा, कंजम्पशन भी उतना ज्यादा। इनकम लेवल अगर कम है तो सेविंग भी कम होगा और कंजम्पशन भी कम होगा, दोनों। तो ये जो दोनों के बीच फंक्शनल रिलेशन होता है ना, सेविंग और इनकम के बीच में, है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं सेविंग फंक्शन, बचत फलन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर टाइप से देखेंगे जब कंजम्पशन फंक्शन की तरह, ये भी जो है दो तरह के होते हैं। एस कितना है, फंक्शन ऑफ वाई के बराबर। एक है एपीएस, एपीएस एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। एपीएस जैसे आपने एपीसी निकाला था, कैसे निकाला था, C/Y, एपीएस क्या होगा S/Y, जितना सेविंग हुआ उसमें इनकम से भाग दे देंगे। ठीक है, तो एपीएस कैसे निकलेगा,
सेविंग बाय इनकम, टोटल इनकम लेवल, ऐसे हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये जो देख रहे हैं ना सेविंग और इनकम का रेशियो, यही है एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। दूसरा होता है एमपीएस। अब एपीएस को अगर एग्जांपल में देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है आपके सामने में कि ये जो एपीएस है ये हो गया एस बटा वाई, कि सेविंग में हम भाग दे देंगे किससे, इनकम से। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल देख रहे हैं आप, यहाँ हम एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कंजम्पशन हो गया 100 का, तो सेविंग कितना होगा, 100 में 80 कंजम्पशन, सेविंग कितना 20 के बराबर। 200 में 140 कंजम्पशन, सेविंग कितना 160 के बराबर। 300 में 180 कंजम्पशन, सेविंग कितना 120। 400 में 200 के बराबर कंजम्पशन, तो 200 सेविंग। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है, आप देखिए कंजम्पशन भी बढ़ रहा है ना। 60 यहाँ, यहाँ 100, अच्छा 160 ही होगा ना। अब अगर एपीएस निकालिएगा तो सेविंग में इनकम से भाग दे देंगे, तो 20/100 हो गया, तो ये हो गया 0 पॉइंट। उसी तरह इसको निकाल लीजिए, 60/200 जितना आएगा लिख दीजिए, 3/10 यानी कि 0.3। यहाँ कितना होगा, सेविंग 120 है, 120 में इनकम 300 है, सो भाग दे दीजिए, कितना हो गया 4, 0.4। और यहाँ देखिए 200 का सेविंग है और 400 का इनकम है, तो ये हो गया कितना 0.5। तो जैसे ये जो एस और वाई, एस बटा वाई जो है, ये क्या है, एपीएस है, सेविंग में इनकम से भाग देने पर प्राप्त होता है। दूसरा है सीमांत बचत प्रवृत्ति, है ना, एमपीएस। एमपीएस क्या होता है कि ये आपका इनकम जब चेंज होता है तो सेविंग भी चेंज हो जाता है, या कहिए बढ़ जाता है। तो ये जो चेंज इन इनकम और चेंज इन जो सेविंग का जो रेशियो है, ये जो है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एमपीएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका एमपीएस का। अब इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना जैसे आपने निकाला था। जैसे इनकम लेवल 100 है, आय में परिवर्तन कुछ नहीं, बचत 20 है, तो बचत में परिवर्तन नहीं दिखेगा यहाँ पर, तो ये भी नहीं दिखेगा। अब यहाँ इनकम जब 100 के बराबर चेंज हुआ, देखिए कितना 100 से बढ़कर 200, 100 चेंज हुआ, और कंजम्पशन 20 से बढ़कर 60 हो गया, सॉरी सेविंग। तो ये कितना चेंज हुआ एस में, 40 के बराबर। तो एमपीएस कितना होगा, सेविंग जितना परिवर्तन हुआ और इनकम में जितना परिवर्तन हुआ, दोनों का रेशियो। उसी तरह से यहाँ से इतना इनकम 100 चेंज होता है, तो यहाँ पर सेविंग कितना चेंज होता है 40 के बराबर, 40/100। तो ये भी सॉरी 40 सेविंग में चेंज हुआ, 40, 40/100, ये हुआ 0.4। ये इसको अगर देखेंगे तब उसी तरह करके आप यहाँ भी निकाल लीजिए, तो आपका ये निकल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, दोनों को एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, दोनों को आपने यहाँ पर देखा। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं पहले, कि जो एपीएस है और एपीसी है। एपीसी, अच्छा ये एपीसी हो गया नहीं, आप इसको ऐसा कीजिए, हाँ ठीक, चलिए रहने दीजिए। एपीसी और एपीएस का जो टोटल होगा कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए नहीं जानते हैं कि ये है ना, तो एपीसी एपीएस को जोड़िए, एपीसी कितना होगा सी/वाई, सी/वाई यानी कंजम्पशन बटा, देखिए एपीएस और सी, एपीसी प्लस एपीएस, मान लीजिए नहीं जानते, एपीसी कितना सी/वाई, एपीएस कितना एस/वाई, एलसीएम कितना वाई, ऊपर हो गया सी प्लस एस। और सी प्लस एस कितना होता है, ये वाई के बराबर होता है सप्लाई साइड से, तो वाई/वाई कितना हो गया 1। तो एपीसी प्लस एपीएस दोनों का जो जोड़ होगा 1 के बराबर होगा। अब इसमें से अगर कोई मान लीजिए एक नहीं दिया, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कि 1 में अगर एपीसी को घटाइएगा तो एपीएस निकल जाएगा, और 1 में अगर एपीएस को घटाइएगा तो एपीसी निकल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। हाँ,
जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि औसत प्रवृत्ति बचत की जो है एपी सॉरी सी है 0.8 है, पूछ रहा है कि एपीएस कितना होगा। तो आपको मालूम है कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों का जोड़ एक होता है। एपीसी दिया हुआ 0.8, तो एपीएस कितना होगा? तो एपीएस कितना हो जाएगा? 1 में 0.8 माइनस हो जाएगा, एपीएस कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी हम लोग कर सकते हैं। बचत की औसत प्रवृत्ति अगर एस है 0.7, तो एपीएस कितना होगा? एपीएस हमको मालूम है, दोनों का टोटल जो होता है 1 होता है ना? तो एपीएस एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, तो एपीसी कितना? 1 माइनस 0.7, एपीसी कितना? 0.3। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग एमपीसी और एमपीएस में रिलेशनशिप यहाँ भी वही होता है, दोनों कितना होता है? दोनों का जोड़ यानी एमपीसी और एमपीएस का 1 होता है। कैसे? एमपीसी का वैल्यू कितना होता है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, और एमपीएस का डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। एलसीएम डेल्टा वाई, ये डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो गया ऊपर, दोनों को जब जोड़िएगा ये भी डेल्टा वाई के बराबर होता है, नीचे भी डेल्टा वाई, तो 1 दोनों ही केस में। और यहाँ भी वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे जैसे एपीएस और एपीसी में देखे थे। तो दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है एपीसी और एपीसी और एमपीएस दोनों 1 होगा। यहाँ पर दो बातें देखा आपने, एपीसी प्लस एपीएस 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का जोड़ यहाँ भी 1 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए अब ये तो हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है कि बचत की प्रवृत्ति जो दिया हुआ है एमपीएस ये 0.8 है, तो एमपीसी बताइए। तो एमपीसी जो है, चूंकि एमपीएस 0.8 है, तो एमपीएस प्लस एमपीसी 1 होगा। तो एमपीएस 0.8 है, तो एमपीसी कितना? तो बहुत आसान निकालना है। तो एमपीसी कितना? 1 बाय सॉरी 1 में माइनस हो जाएगा, नहीं 0.8, तो एमपीसी कितना हो गया? 0.2 के बराबर। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक होता है गुणक, नाम देखिएगा गुणक, है ना? के मल्टीप्लायर होता है, के से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको भी, है ना? इसको के से डिनोट करते हैं हम लोग। तो के का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो दो, एक होता है 1 बाय 1 माइनस एमपीसी के बराबर। अच्छा, 1 माइनस एमपीसी किसके बराबर होता है? ये एमपीएस के बराबर होता है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस, यानी 1 बटा और जो सीमांत बचत प्रवृत्ति, क्या लिख सकते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? ये के यानी गुणक, ठीक है, मल्टीप्लायर निकल जाएगा। के का वैल्यू क्या होता है? क्या होता है गुणक? देखिए, अगर गुणक को आप देखेंगे ओरिजिनल में, तो क्या होता है, जब इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, बढ़ाया घटाया जाता है, तो वह राष्ट्रीय आय को भी कई गुना घटा बढ़ा देता है। तो दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? गुणक। किसका? डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई का। और यहाँ पर जो गुणक का फॉर्मूला आपका हो जाता है के का, कई फॉर्मूले, 1 माइनस एमपीसी, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, 1 बाय एमपीएस, और जो के है ये भी हो जाएगा डेल्टा वाई, सॉरी माफ कीजिएगा, डेल्टा आई बटा डेल्टा वाई। एमपीएस को आप क्या लिखते हैं? एमपीसी को क्या लिखते हैं? बी, 1 माइनस 1 बाय बी, ये भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा और इसको रिपीट कर लीजिएगा, मेमोरी में डाल लीजिएगा, और इसको फिर ये आप क्या कहते हैं कि आप इसको याद भी कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, है ना? तो आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। तो ये था हमारा आज का सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन दोनों ही। नेक्स्ट हम लोग कल आगे बढ़ेंगे और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कल हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितने तरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, एपी जो ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सब क्या है, उसका क्या रोल है इकोनॉमी में, इन सब चीजों को हम लोग कल बात करेंगे और कल चर्चा करेंगे, है ना? तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, है ना?
तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये जो आज का क्लास का नोट्स है ये आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर चला जाएगा। बशर्ते आपको हमारा नंबर जो है वो याद रहना चाहिए, आपके मोबाइल में सेव रहना चाहिए। वो नंबर हमारा है 799 114 11 92, है ना। सेव करके अपना नाम और एड्रेस हमें बताइए, है ना, या एफिलिएशन कहाँ से आप हैं। हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे और आपको क्लास का नोट्स जो है ये मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, है ना। कभी कभी छुट्टियां हो जाती हैं कुछ इमरजेंसी के कारण, कुछ वर्क के कारण, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। आपका कोर्स समय से पहले, वैकेंसी आने से पहले कंप्लीट हो जाएगी। वैकेंसी आने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी कुल मिलाकर के इस महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना है। जिसका छूट गया है वो पीछे प्लेलिस्ट में पूरा जो है वीडियो सेव है, वो आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।